मैं अपना वीडियो भी ऑन कर देता हूँ, ज़रूरत के हिसाब से बताई जाएंगी चीज़ें। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। और आज हम लोग केमिस्ट्री पर ही, आज हम लोगों ने केमिस्ट्री पर ही काम करने का इरादा कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो है केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो है मैटर। व्हाट इज मैटर? सिंपल, सबको वो लर्न है, पता है। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस वगैरह, ये डेफिनेशन सबको पता है। लेकिन सवाल ये होता है कि कायनात में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, जिनको हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, जितनी चीजें हम देख पाते हैं उनसे कहीं ज्यादा वो चीजें हैं जो हम नहीं देख पाते हैं। और ये सब अपने इशारे देती हैं, इशारों से हम समझ पाते हैं कि ये कोई चीज है। फॉर एग्जाम्पल गैसेस जितनी भी हैं, किसी ने कोई गैस देखी? मैंने तो नहीं देखी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसी खासियतें सामने आती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वो गैस है, ठीक है। हवा मौजूद है, हवा को हम फील कर पाते। तो जब इस तरह की स्टडी इंसान ने शुरू की, ठीक है, तो हमने देखा कि अपने चारों तरफ, अब इसको आप देख लिया, यू में सी अराउंड यू लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, उनके शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स, ये सब डिफरेंट है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ समथिंग, एंड दैट समथिंग इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। ये देखा गया कि कायनात की तमाम चीजें किसी चीज से बनी है, और जिस चीज से बनी है वो जगह घेर रही है, उसके अंदर कुछ वजन होता है, यानी मास और वॉल्यूम दोनों हो सकता है। वॉल्यूम ना हो तो मास तो होगा ही, ठीक है। तो हम फिर इस चीज का नाम क्या रखा गया? मैटर। इंग्लिश में इसको कहा गया मैटर, हिंदी में द्रव्य, ठीक है, उर्दू में मादा, अरबी में, उर्दू में मादा, ठीक है। और इसी तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग। लेकिन मैटर वर्ड आपको इसलिए, क्योंकि आप इंग्लिश में जान रहे हैं इस चीज को, तो आपको जानना चाहिए कि मैटर, हर वो चीज मैटर है जिसके अंदर कुछ मास है, यानी किसी चीज से बनी है, तो जो बनी है तो उसका कुछ तो वजन वगैरह होगा ना। ठीक है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कोई भी चीज जिसमें स्पेस घेरती हो, जगह घेरती हो और मास हो, उसको हम मैटर कहेंगे। शुरुआती टाइम से ही, जब से दुनिया में इंसान आया, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, अपने सराउंडिंग्स को जानने के बारे में उसके अंदर हमेशा कोशिश करता रहा है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स जो थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया था। ये साइंटिस्ट नहीं थे, फिलोसोफर्स थे। फिलोसोफर्स क्या करते हैं? किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और लोगों को बताते हैं, जितना वो समझ पाते हैं उतना बताते हैं, ठीक है। तो जो 5 एलिमेंट्स इंडियन फिलोसोफर्स ने बताए थे, उसमें डिवाइड किया था, वो थे पंच तत्व कहलाते हैं। पंच तत्व यानी एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उनके हिसाब से एवरीथिंग लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है। जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने भी तकरीबन ऐसा ही क्लासिफिकेशन किया मैटर का। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन मैटर के किए हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के हिसाब से। 2 तरह के क्लासिफिकेशन, उनके बारे में हम, ठीक है, जानेंगे। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मैटर की फिजिकल और केमिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या खूबियां होती हैं, ठीक है। तो फिजिकल नेचर जो मैटर का है, कि सबसे पहली बात,
मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। ठीक है, शुरुआत में, बिल्कुल स्टार्ट में, फॉर लॉन्ग टाइम टू schools of thought prevailed regarding the nature of matter। दो schools of thought, school of thought किसी को कहते हैं, दो तरह की सोच मैटर से जुड़ी हुई मौजूद थी। क्या? पहला स्कूल बिलीव करता था कि मैटर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, जैसे कि लकड़ी का ब्लॉक। जबकि दूसरा स्कूल, दूसरी तरह के लोग ये सोचते थे कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, जैसे कि सैंड यानी बालू। तो दो तरह की चीजें थी कि कुछ लोग ये सोचते थे कि मैटर कॉन्टिन्यूअस है, जैसे कि ब्लॉक ऑफ वुड, और दूसरे लोगों ने क्या सोचा कि ये सैंड की तरह है। चलिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो नेचर ऑफ मैटर हमको तब समझ सकते हैं हम ये कि कॉन्टिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है। पार्टिकुलेट का मतलब पार्टिकल से बना हुआ, कॉन्टिन्यूअस मतलब जैसे कि लगातार पूरा एक जैसा हो। तो आइए डिस्कस करते हैं। 100 ml बीकर ले लीजिए, उसके अंदर आधा बीकर पानी भर दीजिए, वाटर का लेवल मार्क कर दीजिए, कुछ साल्ट और या शुगर उसके अंदर डिसॉल्व कीजिए। ठीक है, ऑब्जर्व करिए कि चेंज वाटर लेवल में क्या आता है। आपको क्या लगता है कि साल्ट के मामले में क्या हुआ होगा? साल्ट का क्या हुआ, कहाँ खो गया वो, क्या वाटर लेवल चेंज हुआ? तो जब भी आप, ये गौर करने वाली बात है, आप एक ग्लास में पानी ले लें और शीशे के ग्लास में लें और जहां का ऊपरी हिस्सा है पानी के लेवल का, उस पर एक मार्कर से निशान लगा दीजिए और फिर उसके अंदर नमक या शक्कर घोलिए। आपको क्या लगता है क्या दिखेगा? नमक और शक्कर तो गायब हो जाएगा, जो भी आप घोलेंगे वो तो गायब हो जाएगा। अब वो जाएगा कहाँ? गायब होकर आसमान में उड़ नहीं सकता। तो इसका मतलब पानी में वो घुला, और देखेंगे कि वाटर लेवल में भी थोड़ा सा ही सही लेकिन चेंज आता है। अब वो तो आप जब 1 आध किलो नमक घोलेंगे या शक्कर घोलेंगे तो लेवल में चेंज और भी जाहिर होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज समझाने के लिए काफी है कि जो आपने शक्कर घोली थी वो जा करके पानी में घुली और उसके लेवल को बढ़ाया। अब इस तरह के सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, ठीक है, हमें आइडिया क्या यूज करना पड़ता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना है, कंटिन्यूअस नहीं। कोई भी कॉन्टिन्यूअस चीज को आप घोल नहीं सकते दूसरे में। कैसे घोलेंगे? ठीक है, अगर पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको आप दूसरी चीजें मिक्सड अप कर सकते हैं। तो अब इसका क्या मतलब है कि व्हाट वाज देयर इन द स्पून, स्पून में था क्या? जाहिर सी बात है, आपने साल्ट या शुगर जो भी लिया था वही होगा, और क्या होगा। अब वो पूरे पानी में फैल गया, जो भी आपने घोल रहे थे वो पूरे पानी में देखिए फैल गया। ठीक है, जाहिर सी बात है चम्मच से ही शुगर या नमक डालेंगे, अब डिब्बा नहीं उड़ल दीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद हिलाएंगे। अब क्या होगा? व्हेन वी डिजॉल्व साल्ट इन वाटर, पार्टिकल्स जो साल्ट के हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह मौजूद है उसमें चले जाते हैं, घुल जाते हैं उसमें, उस जगह को कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। 2-3 क्रिस्टल्स ले लीजिए पोटेशियम पर मैंगनेट के और उनको डिसॉल्व कीजिए 100 ml ऑफ वाटर में। देखिए ये सारी फैसिलिटीज तो अभी आपको पोटेशियम पर मैंगनेट वगैरह साइंस लाइब्रेरी में, आगे जब आप पढ़ेंगे तो मिलेंगी। साइंस लाइब्रेरीज भी मौजूद होंगी आपके स्कूल में, वहां पर ये सब चीजें मिलेंगी। फिलहाल जानने के लिहाज से, जानने के लेवल से आप जान लीजिए कि जब आप पोटेशियम पर मैंगनेट को पानी में 100 ml वाटर में डालेंगे, ठीक है, तो कुछ चीजें, हाँ बीच में ब्रेक हो रहा, जानकारी समझ लीजिए कि एसआई यूनिट जो मास की है वो किलोग्राम है,
SI यूनिट जो वॉल्यूम की है वो क्यूबिक मीटर, और कॉमन यूनिट जो वॉल्यूम मेजर करने की है वो लीटर है। अब 1 लीटर 1 डेसीलीटर के बराबर होता है, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर 1000 ml के बराबर भी होता है, और 1 ml इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, क्यूबिक सेंटीमीटर के। चलिए, अब ये जानकारी, वो जो एक्टिविटी हम कर रहे थे, आपने लाल दवा कहलाती है ये, पोटेशियम परमैंगनेट, और पानी में इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए भी काम आती है। कुएं वगैरह में बारिश के बाद अक्सर डाला जाता है, ठीक है। सर ये एक्टिविटी क्या कहलाती है? लाल दवा कहलाती है, ठीक है। तो अब उसमें से क्या करिए, आपने पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा 100 ml पानी में डाला। अब उसमें से 10 ml पानी सॉल्यूशन ले लीजिए, और दूसरे 90 ml क्लियर वाटर में डाल दीजिए उसको। यानी पहले वाले में 100 ml पानी रखिए, दूसरे में 90, ठीक है। तो दूसरे वाले में आप क्या करिए, 10 ml सोल्यूशन लीजिए और 90 ml क्लियर वाटर में उसको घोल दीजिए, डाल दीजिए। 10 ml उसमें से निकाल के दूसरे में आपने 10 ml पानी कम किया और उसी में डाल दिया सीधे सीधे। और ये बड़ा आसान होता है जब आपके पास अपैरेटस हो, जैसे कि मेजरिंग सिलेंडर है तो उसके अंदर ऑलरेडी निशान बने होते हैं। आप पानी जब कम करेंगे अपने आप ही दिखेगा 90 ml कैसे हो गया, है ना। तो अब आप ऐसे तो आपको सोचेंगे तो सिर दर्द हो जाएगा, 10 ml पानी कैसे निकाला जाए। तो अब आप ये समझ लीजिए, जो एक ड्रॉपर होता है दवा का, उसके अंदर वो 1 ml होता है। अब 10 बार ड्रॉपर से निकाल दिए, 10 ml पानी निकल गया, और इतना मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो अब देखिए 10 ml जो है आपने वहां से सॉल्यूशन निकाला, दूसरे में डाला। अब जो दूसरे में से भी 10 ml निकालिए और दूसरे 90 ml में डाल दीजिए। मतलब 4 आप ये रखिए बीकर, 4 बीकर, और पहले बीकर में आपने पोटेशियम परमैंगनेट घोला था, वहां से 10 ml दूसरे में डाला, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, मतलब एक के बाद एक डालते चले जाइए। फिर देखिए क्या होता है, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और ये एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं, ये जानने के लिए कर रहे हैं कि मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम ये जो हमने 10 ml डाल रहे हैं ना बार बार, पहले वाले सिलेंडर से 10 ml निकाल के दूसरे 90 में डाला तो पूरा फिर 100 हो गया ना, फिर 100 ml सोल्यूशन तैयार है। फिर इस 100 ml से 10 ml निकाल लीजिए, फिर तीसरे बार 90 ml में डालिए। इसको कहते हैं डाइल्यूशन, याद रखिएगा, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको अभी आगे काम आने वाला है कि डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब क्या होता है, जितनी बार आप उसको डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, उतना ही उसका कलर कम होता चला जाएगा, ठीक है, कम होता चला जाएगा, लेकिन कलर खत्म नहीं होगा। ये याद रखिए, यानी कि पूरी तरह से उड़ जाएगा। बहुत ज्यादा बार जब डाइल्यूट करेंगे तब ये मुमकिन है। ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि कुछ क्रिस्टल जो पोटेशियम पर मैंगनेट के हैं इतने, यानी देखिए कुछ तो क्रिस्टल डाले आपने, पूरे पानी में घुल गए वो 100 ml में। और जब अगर आप 10, मान लीजिए कि आप 1000 लीटर यानी पानी लें, उसके अंदर डालें कुछ टुकड़े, वहां भी घुल जाएंगे। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल। अब उतने को अगर आप इस, भाई थोड़ा सा पोटेशियम पर मैग्नेट अगर बहुत पानी को कलर चेंज कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि थोड़े से पोटेशियम पर मैग्नेट में ढेर भर क्रिस्टल, ढेर भर टाइनी पार्टिकल्स मौजूद हैं। किसके, पोटेशियम पर मैग्नेट के, जो अपने को डिवाइड करते जा रहे हैं स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स में, तभी तो वो सारे का सारा पानी कलर चेंज कर रहा है। अब यही सेम एक्टिविटी आप 2 ml डिटॉल से भी कर सकते हैं। आपके यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट मिलना मुश्किल है,
ध्यान रहे कि पानी पी ना लीजिएगा, ये बहुत सावधानी रखनी पड़ती है इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने में। करके देखना जरूरी है, करके देखा कहिए, ठीक है। अब इसमें डेटॉल में तो क्या होगा कि कलर तो जल्दी खो जाएगा, सेवलॉन का कलर फिर भी रुकता है, डेटॉल का जल्दी खो जाएगा, लेकिन स्मेल बाकी रहेगी। आप या 4-5 ग्लास में, एक ग्लास में डेटॉल की 2 बूंदे डालिए पानी में, और फिर उसमें से 2 ड्रॉपर से 2 या 3 या 10 बूंदे निकाल लीजिए पानी से, फिर दूसरे में डालिए, फिर तीसरे में। तो आप देखेंगे जो आप आखिरी ग्लास भी में भी जो करेंगे ये काम, जो भी आपने सिस्टम बनाया है, उसमें भी डिटॉल की स्मेल बाकी रहेगी। अब देखिए घर में पोछा वगैरह लगता है डिटॉल से कभी, या लाइजॉल वगैरह से, या फिनाइल से, तो फिनाइल पूरी शीशी नहीं डाल दी जाती पानी में 2 ढक्कन या 3 ढक्कन डाल करके घोल देते हैं, और फिर कितना ज्यादा पूरे फर्श में, पूरे घर भर को आप पोछा लगाइए, वो उसकी स्मेल खत्म नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इस सारी चीजों से एक चीज हम डिर हासिल कर सकते हैं। क्या हासिल कर सकते हैं? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ये पार्टिकल्स मैटर के इस कदर छोटे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि कितने छोटे हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा उसमें क्या जाना कि पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में हर चीज मैटर की बनी है, और मैटर के बारे में पहले लोगों का ख्याल ये था कि 5 तत्व से बना है। फिर बाद में और डेवलपमेंट हुआ तो लोगों ने 2 राय बनाई। क्या राय बनाई? कि मैटर या तो कॉन्टिन्यूअस है कपड़े की तरह, या फिर जर्रों की सैंड की तरह। तो बाद में जब एक्सपेरिमेंट हमने 2 किए तो हमें ये पता चला कि मैटर का कॉन्टिन्यूअस होना मुश्किल है, लेकिन पार्टिकुलेट होना बहुत ही आसान है। हमने 2 एक्सपेरिमेंट से ये साबित भी कर लिया कि मैटर पार्टिकल से बना है, ठीक है। अब हम इसकी, और फिर हमने एक चीज बहुत अहम जानकारी हासिल की, वी गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट the particles of matter are so small that we cannot imagine। इतने छोटे हैं कि हम उसको सोचना भी मुश्किल लगता है। अब हम यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या क्या खूबियां होती हैं। सबसे पहली खूबी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। आप अपने पास नोट भी कर लेंगे। क्या नोट करेंगे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, ठीक है, हैव स्पेस बिटवीन देम। बिटवीन किसमें? जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, जगह होती है। अभी अभी हम लोगों ने शुगर, साल्ट, डेटॉल या पोटेशियम पर मैग्नेट की बात की, और ये देखा कि हम चाहे उसमें कितना भी कम डालें, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है वाटर में, हर तरफ जाता है, पूरे में घुलता है। सिमिलरली अगर हम चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, या लेमनेड या नींबू पानी बनाते हैं, तो particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other। कि जो पार्टिकल एक मैटर का पार्टिकल है, जैसे पानी के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में काफी स्पेस होगा, तभी तो उसके अंदर शक्कर के पार्टिकल्स जाकर के एडजस्ट करते हैं, या डिटॉल के या साल्ट के, है ना। इस बात को हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, ठीक है। ओके, अब आइए यहाँ पर दूसरी खूबी की बात करें। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? दूसरा पॉइंट अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए कि मैटर के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली मूविंग है, मतलब ये रुके हुए नहीं रहते, कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। अपनी कॉपी में ये पॉइंट दर्ज कीजिए,
ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि कैसे पता चला कि मैटर के पार्टिकल्स हमेशा चलते रहते हैं। तो आप अपने घर में किसी एक जगह अगरबत्ती सुलगाइए, इंसेंस स्टिक, खुशबू वाली अगरबत्ती, मच्छर वाली अगरबत्ती भी आप सुलगा सकते हैं, आजकल तो जरूरी है। कहता है इससे पहले डेंगू फैला था, सफाई सुथराई रखना जरूरी थी, तो आप मच्छर अगरबत्ती जो आती है कंफर्ट वगैरह वो भी जला सकते हैं। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट की यहाँ पर मुझे बात करनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी अगरबत्ती आपने जलाई। ठीक है, अब आपने जला करके, हम यहाँ तो बात कर रहे हैं क्लास में लगा दी, आप जहाँ पढ़ते हैं उसी कमरे में कहीं जला के लगाइए। तो आपको गौर ये करना है कि आप उसके कितने नजदीक जाते हैं जो उसकी स्मेल आपको सूंघ सके। ठीक है, सवाल ये है। अब उसके बाद वही अगरबत्ती, आप जब पहले तो अगरबत्ती आप जलाए बगैर सूंघ के देख, जलाए बगैर एक कोने में लगा दीजिए और जाकर चेक करिए कि उसकी खुशबू कितनी दूर तक आ रही है। फिर उसके बाद जला दीजिए, उसको जलाइए। क्या होता है फिर? अब आप ये पता लगाइए कि आप कितनी दूर बैठे हैं जो उसकी खुशबू आप सूंघ पा रहे हैं। ठीक है, पहले तो आप बगैर जलाए किसी कोने में अगरबत्ती लगा दीजिए और फिर उसके नजदीक जाइए या आप उससे दूर जाइए तो देखिए कहाँ तक उसकी खुशबू आप सूंघ पा रहे हैं। दूसरा काम क्या कीजिए, उस अगरबत्ती को सुलगाइए, लाइट कीजिए, जलाइए और फिर आप ये चेक कीजिए कि उसकी खुशबू कहाँ तक आ रही है, कोशिश करके देखिए। ठीक है, एक दूसरी एक्टिविटी, 2 ग्लासेस या बीकर ले लिए जिसमें पानी भरा हो। अरे ना भरा हो तो भर लीजिएगा आप। अब ये ढूंढने मत जाइए कि किसी ने पानी भर के रखा हो तो वही ग्लास उठा के लाए हम, हो सकता है मारपीट हो जाए घर में कि मैंने ग्लास में पानी भरा था तुमने क्यों उठाया। तो लिहाजा आप खाली ग्लास लेकर उसमें पानी भर लीजिएगा, ये ज्यादा आसान है। अगर आपके घर पे इंक रखी हो ब्लू या रेड, उसको जरा सा डालिए उसमें, डाल के देखिए और शीशे का ग्लास होगा तो आपको दिखाई भी देगा। हाँ, याद रखिए कि अम्मी की पिटाई से बचना है तो ये सब काम करने के बाद धो धा के साफ सूफ करके रखिएगा। तो साइंस का एक्सपेरिमेंट वो तो मैं समझा सकता हूँ, लेकिन मम्मी को जब तक आप समझाएंगे कि ये क्या किया आपने तब तक पिटाई हो चुकी होगी। तो लिहाजा केयरफुल रहना हमेशा जरूरी है। ठीक है, तो आप क्या करिए कि शीशे के ग्लास में एक बूंद पायलट पेन की इंक हो वही डाल दीजिए। जैसे ही डालिए फौरन ध्यान से देखिए उसको। ठीक है, क्या होता है। उसके बाद एक पानी का ग्लास और लीजिए शीशे वाला, उसमें एक बूंद शहद डालिए, देखिए क्या होता है, और उनको बगैर डिस्टर्ब किए छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, फिर देख के बताइए कि क्या हो रहा है उसमें। जिस ग्लास में आपने इंक डाली थी, हम्म इंक डालने के फौरन बाद क्या हुआ, और जिसमें आपने शहद डाला था, शहद डालने के फौरन बाद क्या हुआ। हम्म कितनी देर लगी आपको या कितने दिन लगे
कि इंक का कलर पूरे पानी में फैल सका। इससे पहले कि उसका जवाब आपको दें, एक और एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, ठीक है। इस बुक के चक्कर में आप जरा सावधानी रखिएगा, क्योंकि बुक जो है घर में आपको डांट फटकार और पिटाई से नहीं बचा पाएगी, ये आपको खुद ही करना होगा। अब इन्होंने कहा कि अगर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल या पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला जाए हॉट वाटर में, 2 ग्लास ले लें, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी, तब देखें, हिलाइए नहीं सॉल्यूशन को, ठीक है। क्रिस्टल्स को आराम से सुकून से नीचे बैठ जाने दीजिए। फिर देखिए, जैसे ही आप क्रिस्टल डालते हैं सॉलिड का, तो क्या होता है, टाइम पास होने के साथ क्या क्या होता है, और आप क्या ये चीज हमें क्या अंदाजा देती है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड के बारे में, ठीक है। और जो हमें क्वेश्चन पता करने हैं वो 3 हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, पहला क्वेश्चन क्या पता करना है कि क्या होता है क्रिस्टल्स का, फिर उसके बाद टाइम गुजरने के साथ क्या होता है, फिर आपको ये क्या चीज का अंदाजा देता है। अब रेट ऑफ चेंज मिक्सिंग जो है वो क्या गर्म पानी में तेज है, ठंडे पानी में कम है, या क्या है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में अंदाजा लगाएं, कंक्लूजन आपके सामने है। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होता है, ये सब बताया जा रहा है, ठीक है। पहला सवाल ये था कि पहला जवाब इन्होंने कंक्लूड किया है सीधे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। पहली बात तो ये थी, मैटर के पार्टिकल्स हमेशा चलते रहते हैं, मतलब ये कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। जब टेम्परेचर राइज करता है तो पार्टिकल्स तेज बढ़, आप ये देखेंगे जब गर्म पानी में चीज का इस्तेमाल करेंगे, ये काम करेंगे, तो पार्टिकल्स बहुत तेज चलने लगते हैं। हम क्या कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की है वो भी बढ़ेगी। अब ये तीनों एक्टिविटीज से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं ऑन देयर ओन, अपने आप से मिक्स्ड अप हो जाते हैं एक दूसरे से। और ये कैसे करते हैं, ये किस तरह से कर पाते हैं, ये एक दूसरे के जो खाली जगहें हैं पार्टिकल्स के बीच में, उनमें फिट हो जाते हैं। जो इंटरमिक्सिंग है पार्टिकल्स की, 2 डिफरेंट टाइप के मैटर की, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, अरे माइक खोल के बता सकते हैं आप लोग। सर डिफ्यूजन। फर्क तुम्हें समझ में आया डिफ्यूजन? जो सब मैटर्स इंटरमिक्स हो जाते हैं। सर अलग। आप लोगों को पता है कि ये जो लेक्चर जिसमें आपका नाम जिक्र किया गया है, अगर ये YouTube पे पढ़ा रहा, किसी ने 8-10 साल बाद कभी देखा तो आपका नाम उसे पता चले। इसको कहते हैं इतिहास में नाम का दर्ज होना। क्यों? यस। चलिए, तो हम लोग इतिहास बना रहे हैं और इस क्लास का टाइम भी हो गया है। तो ये जान लिए कि जो इंटरमिक्सिंग है इसको कहते हैं डिफ्यूजन, और हीटिंग पर डिफ्यूजन तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है अभी मैं बताता हूं आपको। अब हमें ये देखना है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर।
अभी हमने 2 पॉइंट्स पर बात की कि पार्टिकल, मैटर के पार्टिकल्स, एक बार थोड़ा क्विक एक रिवीजन ले लें। मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग हैं, और उससे पहले हमने पढ़ा था कि बहुत ही छोटे होते हैं। 2 चीजें पढ़ी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। और दूसरा कि वो कॉन्टिन्यूअसली मूविंग है। जैसा कि हम जब इंक डालेंगे पानी के ग्लास में तो उसको फैलते हुए देखेंगे, यानी चल रहा है वो, तभी ऐसा है। ठीक है। और जब हम उसको हीट करते हैं तो हीट करने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी यानी मूवमेंट की पावर, मूवमेंट की ताकत बढ़ जाती। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, तीसरा जो हमारा पॉइंट आ रहा है, पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, particles have force of attraction between them, एक दूसरे के लिए उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे। तो जस्ट लाइक यहाँ पर एक गेम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे यहाँ पर गेम एक दिखा हुआ, 4 ग्रुप्स, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। अब एग्जाम्पल थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि 4-4 के ग्रुप बनाए गए, और उसमें 4 ग्रुप में अलग अलग 4-4 बच्चों को खड़ा किया। ठीक है। हर ग्रुप में 4 बच्चों को खड़ा किया। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोला गया कि वो एक दूसरे का हाथ पीठ पीछे से पकड़ ले। ठीक है। लाइक इजू मिशिमी डांसर्स, उसकी तरह। ठीक है। आपको डांस करने की जरूरत नहीं है, वो आपके अपने शौक पर है, मैं उसमें भी कुछ कमेंट नहीं करूंगा। बट आप ये इमेजिन करें कि एक दूसरे को इस तरह से पकड़ लें। सेकेंड ग्रुप को बोले कि वो हैंड्स फॉर्म करें, हैंड एक दूसरे का हाथ, यहाँ पर देखिए पहले वाला ग्रुप जो है वो लॉक हैंड्स हैं, देखें एक दूसरे से किस तरह से पकड़े हुए, जो आप फोटो में बनाए फर्स्ट ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में से बोलिए कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ह्यूमन चेन बना लीजिए। ह्यूमन चेन मतलब इंसानों को चेन की शक्ल में पकड़ना। थर्ड ग्रुप को बोलिए कि एक दूसरे को सिर्फ टच करते रहे, एक दूसरे से सिर्फ फिंगर टच करते रहे। चौथे ग्रुप को बोलिए कि क्या करें, फोर्थ ग्रुप के स्टूडेंट्स को बोलें कि जाएं उन ये बाकी तीनों ग्रुप्स जो बने हैं फिंगर टचिंग वाले और एक दूसरे का हाथ पकड़े, होल्ड हैंड्स, और फिर जो लॉक किए एक दूसरे को, इनको ब्रेक करने की कोशिश करें, दौड़े उनके पास और 3 ह्यूमन चेन्स को 1 बाय, ऐसा ना कर खेल करें कि चोट खा जाए, लेकिन आपको एक खेल भी सूझ गया इसी में, तो उसको तोड़ने की कोशिश करें, यानी चेन के बीच से होकर के गुजरने की कोशिश करें। अब चलिए यहाँ पर देखिए, जब जब भी साइंस में कोई प्रॉब्लम डिस्कस की जाती, कोई एक्टिविटी होती, तो उससे जुड़े हुए सवाल आपको सामने आते हैं। यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि किस ग्रुप को तोड़ना आसान था और किस ग्रुप को सबसे मुश्किल, और क्यों। तो आपको क्या लगता है किस ग्रुप को तोड़ना आसान पड़ेगा? जो सब फिंगर्स टच, फिंगर्स टचिंग है, उस ग्रुप को तोड़ना आसान पड़ेगा। उससे ज्यादा मुश्किल पड़ेगा जो हैंड्स होल्ड किए हुए हैं। फिर सबसे ज्यादा मुश्किल जो एक दूसरे को हैंड लॉक्स किए हुए हैं, है ना। तो इससे हमें क्या पता, इसको अब मान लीजिए कि ये जो ग्रुप्स थे ह्यूमन, जहां पे आपके साथी खड़े थे 3 ग्रुप्स में, इनको मान लिए कि मैटर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है। मैटर के पार्टिकल्स हैं। तो फर्स्ट ग्रुप जो सिर्फ फिंगर से टच किए हुए था, ठीक है, इसके अंदर इसको क्रैक करना, इसमें से बीच में से जाना आसान पड़ा।
इसको आप कह सकते हैं कि ये किस फॉर्म में है, आपको क्या इमेजिन हुआ, किस फॉर्म में हो सकते हैं ये? मैटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे हम, लेकिन आप यहीं से अंदाजा लगा लिए कि मैटर का ये गैसियस फॉर्म है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम, किसके बीच में? मैटर के अपने पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम, ठीक है। और जो दूसरा जिसमें आपने हैंड से, हाथ से पकड़ा था एक दूसरे को, उसको मान लीजिए कि लिक्विड है वो, ठीक है। और एक चीज तीसरा जिसमें आपने बैक टू बैक पीछे लॉक किया हुआ था, ठीक है, इसको आप सॉलिड मान लीजिए। अब तीनों की खूबियों की बात कीजिए। तीनों ग्रुप्स के बच्चों को अगर ये कहा जाए कि तेजी से दौड़िए सब एक साथ, तो आपको क्या लगता है किस ग्रुप के बच्चे ज्यादा तेज दौड़ पाएंगे? हम्म, अहमद तुम्हें क्या लगता है? थर्ड ग्रुप। अहमद का नाम भी इतिहास में दर्ज हो गया। थर्ड ग्रुप वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम है, इसलिए उसमें मूवमेंट सबसे तेज होगा। यानी अब अगर वो जो थर्ड ग्रुप था, मैंने कहा ना कि उस तरह का अरेंजमेंट पार्टिकल्स का किस स्टेट में होता है? गैस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट में मूवमेंट पार्टिकल्स का सबसे तेज होता है। लिक्विड में, अब लिक्विड वाला यानी जो एक दूसरे को हाथ से पकड़े ये भी तेज दौड़ पाएंगे, लेकिन जो एक दूसरे को कमर से पकड़े हुए हैं इनको दौड़ने को बोला जाएगा तो एक आध उसमें गिर जरूर जाएगा। गिर पड़ेगा, वही सबके सब ढेर हो जाएंगे, है ना? होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो आप उसको सॉलिड स्टेट समझिए। तो इससे अभी अभी आपने ये जो एग्जाम्पल सामने आया, इससे आपने मैटर की 3 प्रॉपर्टीज अलग अलग समझ ली। क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक स्टेट में कम है, दूसरे में ज्यादा, तीसरे में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स में। और मूवमेंट जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसमें मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना? और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर पार्टिकल्स के बीच में हाई है, ठीक है, तो क्या होगा? पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो मूवमेंट बिल्कुल कम होगा। अब फर्ज कीजिए कि अचानक से गर्मी बढ़ जाए। अचानक से मान लिया आपने काम ये शुरू किया था, बादल थे, थोड़ा ठंडा फील हो रहा था, ठीक है, अचानक से सूरज निकल आए दिन के 12 बजे गर्मी के दिन में, इमेजिन कीजिए, तो किस ग्रुप के बच्चे सबसे तेजी से मूव कर जाएंगे? आपको क्या लगता है? थर्ड थर्ड ग्रुप फॉर्म। में, थर्ड फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी। कब? जब उनको हीट मिलेगी। और जो तीसरा जो फर्स्ट ग्रुप बनाया है वो भी चल देगा। क्यों? गर्मी किसी को नहीं बर्दाश्त होती। जी सर। मतलब काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी जब गर्मी मिलेगी, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि गर्मी में आप जितना चाहें दौड़ सकते हैं, कि सूरज से काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। गर्मी में दौड़ तो सकते हैं लेकिन थकेंगे भी तो ज्यादा। ठीक है। चलिए अब अगले अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगली एक्टिविटी की। अब मान लीजिए एक आयरन नेल लीजिए, आयरन नेल यानी कील लीजिए, और चौक का एक टुकड़ा लीजिए और रबर बैंड लीजिए, ठीक है। तीनों पर हैमर से, हैमर समझते हैं, हथौड़ी चलाइए जरा। क्या करिए? ब्रेक करना शुरू किए, हैमरिंग, कटिंग, स्ट्रेचिंग, तीनों के जरिए, तीनों तीनों मेथड अपनाएं। ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि किसमें, किस हिस्से में पार्टिकल सबसे ज्यादा मुश्किल से टूटते हैं या कटते हैं या फैलते हैं। आयरन नेल, पीस ऑफ चौक और रबर बैंड में आपको क्या लगता है? आयरन नेल। आयरन नेल बहुत मुश्किल से स्ट्रेच होगा, कट होना मुश्किल है उसका,
है ना, और हैमरिंग, पीट पीट करके, अगर उसको पीटेंगे, हाँ एक चीज और भी यहाँ पे जान लीजिए, जब आयरन नेल को यानी आप लोहे की कील को पीटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्या थिन बनने होता लगेगा, जाए। थीन होता जाएगा, शीट बनने लगेगा, वो टीन Yes. की तरह शीट बनने लगेगा, है ना। और चौक का पीस क्या होगा, चकनाचूर हो जाएगा, है ना। और रबर बैंड को पीटेंगे तो वो तो बेशर्म होता है, वो फिर वापस अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है, उसको पीटने से कोई असर नहीं पड़ेगा। पीटने से वो और लंबा नहीं होगा। यानी एक कैरेक्टरिस्टिक अगर आप इसको गौर करें फिर से, तो चौक का जो पीस है उसको जब आप हैमर करते हैं तो चौक को आप मान लीजिए कि ये गैसियस स्टेट है, और लोहा तो सॉलिड है ही, और रबर बैंड लिक्विड स्टेट है, मान लें फ्लूइड फ्लो कर सकता है ना। तो फिर क्या आप देखते हैं कि चौक जो होता है, ठीक है, चौक से आप उसको पीट करके शीट बना सकते हैं। क्या ये काम आप इसके साथ कर सकते हैं, किसके, रबर के साथ। रबर से शीट नहीं बनेगी, शीट बनती है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में, ठीक है। और जब हम इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं उस पे गैसेस स्टेट में, तो क्या होगा, वो और फैल जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, पार्टिकल्स छोटे हो जाएंगे, कमजोर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ पार्टिकल्स किसके हेल्ड हैं, आयरन नेल के, यानी सॉलिड स्टेट में। चलिए एक और एक्टिविटी देखिए, ये एक्टिविटीज बहुत मजेदार है, इनको समझ ले तो पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आता है, पूरा कॉन्सेप्ट ये इसीलिए दी गई है यहाँ पर। कुछ पानी लीजिए किसी कंटेनर में, कंटेनर समझते हैं जिसमें कोई चीज रखी जा सके, वो कंटेनर है, ठीक है। तो ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स, वाटर का सरफेस, उसके ऊपर उंगली चलाइए, इधर से उधर आराम से घूमता है वो, है ना। क्या आप उसके सरफेस को कट करने में कामयाब हुए। और अब एक चीज और है, तीसरा फिनोमेना है कि कौन सा रीजन है कि वाटर का सरफेस फिर से एक जैसा हो, जैसे आपने उंगली वहां से डाल के इधर से उधर चलाई, पानी तो फिर अपने आप फिर वापस आ जाएगा अपनी जगह पे, होगा ना भाई। वहां से उंगली जब निकाल लेंगे तो क्या होगा, वापसी हो जाएगी उसकी, पानी सरफेस कटेगा, मतलब कट के हमेशा के लिए नहीं, कट जाएगा थोड़ी देर के लिए, ऐसा होगा, है ना। अब आप बात करिए। ये चीजें सजेस्ट करती हैं कि पार्टिकल्स जो मैटर के हैं उनके आपस में फोर्स काम कर रहा मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। ये जो फोर्स है पार्टिकल्स को बांध के रखता है ना। स्ट्रेंथ जो इस फोर्स की है वो डिपेंड करती है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो क्या सारे ही जितने भी मैटर का जितने भी शक्लें हैं उन सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसा हो सकता है, आपको क्या लगता है, बताएं। नो सर। सब तरह से अलग अलग मैटर में, है ना, अलग अलग स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होगा। और पार्टिकल्स के बीच की दूरी क्या सारे ही कंडीशन में एक जैसी होगी, नो सर, चेंज होगी। चेंज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैटर को क्लासिफाई हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, और दूसरी चीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कैसा है ना। तो अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो सॉलिड स्टेट में, जैसा कि हम लोहे की कील वाला एग्जांपल अगर लें, तो हम ये पाएंगे कि सॉलिड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेहद ज्यादा है, और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, तकरीबन, है ना, बहुत ही कम है, सबसे कम है। और किस स्टेट में स्पेस सबसे ज्यादा है, आप गौर करें तो आपको समझ में आएगा। हवा में आप गैसियस। हाथ आसानी से, आप देखिए हवा में हाथ हिलाइए, आसानी से हिला लेते हैं,
क्या पानी में भी उतनी आसानी से हाथ हिलाया जा सकता है पानी की बाल्टी में हवा के मुकाबले? अगर आप हवा से कंपेयर करें तो पानी में थोड़ा मुश्किल होगा, और लोहे पे तो हाथ हिलाने की हिमाकत कीजिएगा भी नहीं, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा आपको। ठीक है, वो सीधे बोलता मुझे हाथ लगा के देखो, समझ में आ जाएगा अपने आप ही। तो मेरे कहने से आप उसको हाथ मत लगाइएगा, उसमें चोट खा जाएंगे आप। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लें। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें मैटर है कौन कौन सा? देखिए सब लिखा हुआ है। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, almonds, thought, cold, lemon water, smell of perfume। बताइए इनमें मैटर कौन कौन सा है? ज्यादा आसान ये होगा कि ये छाट ले कि मैटर कौन सा नहीं है, है ना? तो आपके हिसाब से कौन कौन मैटर नहीं है इसके अंदर? लव, हेट, स्मेल, थॉट, smell, कोल्ड, smell of perfume, ये सब मैटर नहीं है ना? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको आप अपने पास कॉपी में जवाब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे काम आएगा। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन गिवन है, उसका रीजन आपको डिस्कस करना है। क्या? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। मतलब गरम खाने की स्मेल आपको दूर से सूंघ सकते हैं, ठंडे खाने की स्मेल लेने के लिए आपको उस खाने के बहुत पास जाना पड़ता है। क्यों? द रीजन बिहाइंड द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड, है ना, उनकी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोल्ड फूड, पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड इज मच लेसर देन दैट ऑफ हॉट food। That is why the movement by the cold food, particles of cold food is much lesser than that of hot linked food। हिंदी में मतलब भी समझ लीजिए। गरम खाने के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर हीट की वजह से उनको उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो आपके पास तक जल्दी पहुंचती है स्मेल। और कोल्ड फूड के ऊपर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उसकी खुशबू के पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होता है? कम होता है ना? तो इससे आपको क्या पता चला कि काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो फिर पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, आइए नंबर 3 पे। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। Which property of matter does this observation show? मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है कि आप आसानी से विच एबल टू कट थ्रू, पानी के मतलब डाइवर जो होता है पानी को आसानी से काट पाता है। क्यों? आपको क्या लगता है क्यों ऐसा होता है? तो इसकी वजह ये होती है कि मैटर में इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको। मैटर के पार्टिकल्स का स्पेस जो है उनके बीच में फोर्स लगाने पर बढ़ता है और फोर्स हटाने पर फिर वापस अपनी जगह आ जाता है। जब ताकत लगाते हैं तो पार्टिकल्स के स्पेस को हम बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आसानी से हाथ चला सकते हैं। आप इसको अपनी लैंग्वेज में नोट कीजिएगा। ठीक है, द प्रॉपर्टी दैट फोर्स, if we apply force on a certain type of matter, its distance between particles easily increase। ठीक है, और आप इस काम को लिक्विड स्टेट में और गैसेस स्टेट में कर सकते हैं। कोई भी आज तक आयरन के ऊपर तो तैर नहीं सकता ना, कैसे तैरेगा? वो काट ही नहीं पाएंगे आप। What are the characteristics of particles of matter?
चलिए इस क्वेश्चन पे बात करें। We have studied three properties, three characteristics. They have space, the particles of matter have space between them. The particles are continuously moving. On increasing heat, their speed increases, their velocity increases. Particles have force of attraction between them. Okay? Yes, sir. चलिए आगे देखें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो